भरतपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग हमेशा सुख चैन से जीते आ रहे थे और गांव में शांति बनी रहती थी। लेकिन उन लोगों की शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव के बाहर जो पुरानी हवेली थी, वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। हुआ यूं था कि एक दिन गांव के एक किसान को बुखार चढ़ गया। वो अपने घर में पलंग पर लेटा हुआ था। उसके आसपास उसकी पत्नी, उनके दो बच्चे चिंटू मिंटू और गांव के कुछ लोग खड़े थे। ठंड के मारे उस किसान का पूरा शरीर कांप रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक बुखार क्यों चढ़ गया। तभी उस किसान की पत्नी ने पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए तो सही, क्या हुआ है आपके साथ? आपको अचानक बुखार कैसे चढ़ गया? हाँ भाई, मुझे तो यकीन है जरूर तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना घटी है। अब पूरी बात तुम ही बता दो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। किसान ने कांपते हुए पूरी बात बताई। मैं कल देर रात को अपने खेत से घर लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी। गांव पूरा खाली पड़ा था क्योंकि लोग अपने अपने घर जाकर सो गए थे। जब मैं पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो मेरे पाँव वहीं रुक गए। मुझे वहां किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज उस पुरानी हवेली के अंदर से आ रही थी। ये आवाज तो हवेली के अंदर से आ रही है। इतनी रात गए, हवेली में कौन होगा? मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था। मैं ढूंढ रहा था कि वो आवाज किसकी है। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक भूतनी खड़ी थी। उसे देखकर ही मैं डर गया और वहाँ से जैसे तैसे भाग निकला। जब से मैंने उस आत्मा को देखा है, मुझे बुखार चढ़ गया है। बाप रे, मुझे तो यकीन था कि जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अरे लेकिन तुम्हें इतनी रात गए अकेले उस हवेली में जाने की क्या जरूरत थी? और मैंने तो पहले भी सुना है कि उस हवेली में किसी भूत का साया है। हाँ हाँ, मेरे पति भी कह रहे थे कि रात को उस पुरानी हवेली की तरफ जाना ही मत। वहाँ सफेद कपड़ों और लंबे बालों वाली भूतनी भटकती है। इस भूतनी ने तो नाक में दम कर रखा है, तो क्या अब उसके डर से हम रात को घर से बाहर भी न निकलें? जब सब लोग आत्मा की बात कर रहे थे, तब चिंटू मिंटू दोनों चुपचाप खड़े थे और उनकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। चिंटू मिंटू दोनों अपने कमरे में गए। उन दोनों ने मन ही मन ठान लिया था कि उस भूतनी की बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिंटू, मुझे तो पापा की हालत देखी नहीं जा रही। ये सब उस भूतनी की वजह से हुआ है। हाँ, उसके कारण गांव वाले भी डरे हुए हैं। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें? चिंटू उस भूतनी का क्या करना है, ये सोच रहा था कि तभी मिंटू को एक आइडिया सूझा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया मिंटू? हमें उस पुरानी हवेली में जाकर उस भूतनी को भगाना होगा। तेरी बात बिल्कुल सही है। हम आज रात को ही सबके सो जाने के बाद उस पुरानी हवेली में जाएंगे। फिर देखते हैं वो भूतनी हमारा क्या बिगाड़ती है। रात के 11 बजे थे। घर में सब सो गए थे। भूतनी के डर से गांव के लोग भी जल्दी सो गए थे, लेकिन चिंटू मिंटू जाग रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो दोनों मिलकर पुरानी हवेली के भूत को भगाकर ही रहेंगे। प्लान के मुताबिक वो दोनों चोरी छुपे, किसी को कानो कान खबर न हो, इस तरह घर से बाहर निकल गए। दोनों भाई आजू बाजू देखते हुए गांव से बाहर पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। वो दोनों हिम्मत करके हवेली के पास पहुंच तो गए, लेकिन वहां का सन्नाटा देखकर दोनों को डर लगने लगा था। मिंटू, तुझे डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूँ। ठीक है, फिर सबसे पहले तू ही आगे चल। मैं क्यों? तू आगे जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो फिर एक काम करते हैं, दोनों साथ में ही चलते हैं। चिंटू और मिंटू दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर साथ में हवेली के अंदर घुसे। वो दोनों महल में घुस तो गए, लेकिन डर के मारे दोनों कांप रहे थे। दोनों महल में चारों ओर देखते हुए भूत को ढूंढ रहे थे। इतने में अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही दोनों सतर्क हो गए। मिंटू,
तूने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है कोई रो रहा है। फिर तो हमें देखना चाहिए कि कौन है। वो आवाज दाईं ओर से आई थी। चल देखते हैं। दोनों भाई हिम्मत करके दाईं ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, वो आवाज ज्यादा नजदीक आ रही थी। चलते चलते वो दोनों एक कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे। वो आवाज इसी कमरे से आ रही है। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कहकर मिंटू ने दरवाजे को धक्का दिया। उन्होंने देखा तो कमरे में एक कोने में एक स्त्री सफेद कपड़े पहने हुए बैठी थी। उसकी पीठ चिंटू मिंटू की ओर थी, तो वो दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाए। दोनों भाई हल्के पांव कमरे में दाखिल हुए और आगे बढ़े। मिंटू ने उस स्त्री के करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कौन है आप और क्यों रो रही हैं? जैसे ही मिंटू ने पूछा कि तुरंत उस स्त्री की गर्दन पीछे मुड़ी। उसका भयानक चेहरा देखकर मानो चिंटू मिंटू के पांव तले से जमीन खिसक गई। भूतनी, चिंटू, भाग भाग भाग। भूतनी को देखकर दोनों भाई जल्दी से कमरे से बाहर भाग निकले। एक बार भागने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। दोनों भागकर बाजू में एक दूसरे कमरे में पहुंच गए और उस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। भागने के कारण दोनों हाफ रहे थे। वो दोनों कुछ और सोचते उससे पहले ही वो भूतनी अचानक से उस कमरे में घुस गई। उसे देखकर चिंटू मिंटू दोनों भाई डर के मारे एक दूसरे के गले से चिपक गए। डर के मारे दोनों भाइयों की जान निकली जा रही थी। उन दोनों को मन ही मन लग रहा था कि यहाँ ना आए होते तो ज्यादा अच्छा होता। खामखा फंस गए। इतना डरे हुए होने के बावजूद उन दोनों ने एक बात नोटिस की थी कि भूतनी कमरे में घुसकर जहाँ खड़ी थी वहीं रुक गई थी। वो वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। उसकी नजरें चिंटू मिंटू के पीछे दीवार पर टंगी जलती हुई मशाल की ओर थी। लगता है ये भूतनी आग से डर रही है। हाँ, शायद इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रही है। वो दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि तभी वो भूतनी अचानक वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही चिंटू मिंटू में जैसे जान आ गई। वो दोनों थकान के मारे नीचे बैठ गए। इस भूतनी के चक्कर में आज हम बुरे फंस गए हैं। हाँ, अब पता चला पापा को बुखार कैसे चढ़ गया था। ये भूतनी तो देखने में ही इतनी खतरनाक है, तो असल में कैसी होगी? वो जो भी हो, लेकिन अब हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो भूतनी हमें मार डालेगी। लेकिन हम तो यहाँ उस भूतनी को भगाने आए हैं ना। अरे जिंदा रहे तो बाद में भी भगा पाएंगे, लेकिन आज का माहौल देखकर तो लगता है कि वो भूतनी हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन हम यहाँ से निकले कैसे? चिंटू मिंटू दोनों भाई बात ही कर रहे थे कि तभी मिंटू की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ दीवार पर लंबा लंबा कुछ लिखा हुआ था। चिंटू देख, वहाँ कुछ लिखा हुआ है, पहेली जैसा। रुक, मैं पढ़ता हूँ। जल और वायु मेरे भाई हैं, देवताओं के बीच मेरा स्थान है। अगर मेरा अस्तित्व ना हो तो चारों ओर अंधकार फैल जाए। तो आप अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और बताओ मैं कौन हूँ। ये पहेली तो बहुत कठिन लग रही है। इसका क्या उत्तर हो सकता है? मुझे इस पहेली का उत्तर सूर्य लग रहा है। नहीं, सूर्य नहीं हो सकता। कैसे? देखो, यहाँ पे लिखा है जल और वायु मेरे भाई हैं। अब देखा जाए तो जल और वायु 5 तत्वों में से हैं और सूर्य उन 5 तत्वों में शामिल है ही नहीं। तेरी बात तो सही है। मुझे लगता है कि इस पहेली का उत्तर बाकी बचे 3 तत्वों में से कोई एक है और बाकी बचे हैं पृथ्वी, अग्नि और आकाश। अरे हाँ, अग्नि। इस पहेली का उत्तर है अग्नि। अग्नि? वो कैसे? ये तो बहुत सरल है। देख, अग्नि 5 तत्वों में से एक है, इसलिए इसे जल और वायु का भाई कहा जाता है। देवताओं में अग्नि का अपना एक स्थान है और अगर अग्नि ना हो तो उसके बिना अंधकार भी होगा। बिल्कुल सही कहा तूने। इस पहेली का उत्तर है अग्नि। अब मैं दूसरी पहेली पढ़ता हूँ। मैं हमेशा वहीं रहता हूँ जहाँ आप मुझे रखते हो और मैं हमेशा वही दिखाता हूँ जैसे आप लगते हो। इस पहेली में तो कोई आइडिया भी नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो सकता है जो एक ही जगह रहता है और हमेशा जैसा होता है वैसा ही दिखता है? अगर हम किसी भी निर्जीव वस्तु को जहाँ रखेंगे वो वहीं रहेगी, और ऐसी तो बहुत सी वस्तुएं हैं। क्या जवाब होगा? चिंटू मिंटू दोनों पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगा रहे थे कि तभी मिंटू को अचानक एक आइडिया आया।
आईना। पहेली का जवाब है आईना। आईना? वो कैसे? हम आईने को जहाँ भी रखेंगे वो वहीं रहेगा और आईना हमेशा वैसा ही दिखाता है जैसा कि हम उसके सामने खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। देख मिंटू, हम दोनों कितने इंटेलिजेंट हैं। भाई चिंटू, पहेली का जवाब ढूंढने के चक्कर में हम उस भूतनी के बारे में तो भूल ही गए। अरे हाँ, कहाँ गई वो भूतनी? कब से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि वो सो गई होगी। इससे पहले कि वो उठे, चल हम यहाँ से भाग जाते हैं। अगर फिर से वो आ गई तो हमें पकड़ लेगी। यही ठीक रहेगा। और मैं साथ में ये मशाल ले लेता हूँ। इससे वो भूतनी दूर रहती है तो वो हमारे पास नहीं आएगी। चिंटू ने दीवार पर टंगी मशाल उठा ली। फिर दोनों भाई छिपते छिपते कमरे से बाहर निकले। बाहर चारों ओर भयंकर सन्नाटा और अंधेरा था। इधर उधर देखते हुए दोनों भाई एक खुली जगह में पहुंच गए। वहां एक सफेद पर्दा लगा हुआ था। वो दोनों वहां पहुंचे ही थे कि अचानक वो भूतनी वहां आ गई। उसे सामने देखते ही दोनों भाइयों की जान जैसे कि हाथ में आ गई। दोनों डर के मारे उल्टे पांव पीछे हटने लगे, सफेद पर्दे की ओर। अब तो भगवान भी हमें नहीं बचा पाएगा। चिंटू तू डर मत, जब तक हम साथ में हैं हमें कुछ नहीं होगा। दोनों भाई भूतनी से बचने के लिए उल्टे पांव पीछे हट रहे थे कि तभी अचानक मिंटू का हाथ पीछे जो पर्दा था उससे लग गया। उसका हाथ लगते ही पर्दा नीचे गिर गया। पर्दा खुलते ही मिंटू ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। वो आईना और चिंटू के हाथ में जो मशाल थी उसे देखकर मिंटू को वो दोनों पहेलियाँ याद आ गयी। जब मिंटू सोच रहा था तभी अचानक भूतनी ने उड़ते हुए उस पर हमला किया। चिंटू ने तुरंत अपने भाई मिंटू को अपनी ओर खींच लिया और अपने हाथ में जो मशाल थी उसे आगे कर दी। इससे वो भूतनी मशाल और आईने के सामने आ गई। फिर आईने से एक रोशनी निकली जो मशाल से होते हुए उस भूतनी पर जा गिरी। रोशनी के पड़ते ही भूतनी चीख उठी और थोड़ी देर में धुआं बनकर उड़ गई। भूतनी के जाते ही वो आईना भी टूट गया और मशाल में जो आग जल रही थी वो भी बुझ गई। चिंटू मिंटू दोनों थोड़ी देर हैरान रह गए। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि भूतनी अब वहाँ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर कोई हलचल नहीं दिखी तो उन्होंने राहत की सांस ली। भाई मिंटू, लगता है भूतनी भाग गई। हाँ, आईने से एक रोशनी निकली थी जो भूतनी पर पड़ते ही वो धुआं हो गई। यानी हमने भूतनी को भगा दिया। हमने कर दिखाया। चलिए खबर गांव वालों को देते हैं, वो खुश हो जाएंगे। फिर दोनों भाई पुरानी हवेली से निकलकर घर की ओर गए। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उनको ये खुशखबरी सुनाई। गांव वाले भूतनी के हमेशा के लिए खत्म हो जाने की बात सुनकर खुश हो गए और झूम उठे।